अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। सलमान दुरानी मेरे साथ मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ 24 नवंबर और 26 नवंबर को डी चौक ब्लू एरिया में, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काफ़ी चेमेगोइयाँ, काफ़ी प्रोपेगंडा, काफ़ी एक नई कोशिशें शुरू हो गई हैं और सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पीटीआई के अंदर, सियासत के अंदर एक नई सियासत और आपस में जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं उसके ऊपर सलमान दुरानी से गुफ्तगू करेंगे। सलमान, बुशरा बीबी की जो बातें चल रही हैं, सबसे पहले तो हम वो बात करेंगे कि खान साहब की तरफ से ये बात सामने आई है कि बुशरा बीबी के ऊपर खान साहब को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, अदर देन उनके जो लीडर्स हैं, जो कि तमाम लीडर्स वो बताए जा रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे ही है। देखें, कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप तो पहले भी आपको पता ही थी, और ये बात मैंने ट्वीट में भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कही थी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है, प्लस इमरान खान साहब के जितने मुखालिफिन हैं, वो तमाम एक पेज पर हैं, और वो पेज ये है कि वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हैं। और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ क्यों है? क्योंकि इस वक्त खान साहब को भी लगता है और आवाम को भी लगता है, चूँकि उन्होंने 24 नवंबर को जो मार्च लीड करके डी चौक तक पहुँचाया, उसका भी क्रेडिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी को जाता है, कहा यह जा रहा है, समझा ये जा रहा है आवाम के बीच। तो इस वक्त जो है और फिर उसके बाद बुशरा बीबी की जो बहन मरियम भट्टू का बयान आना सामने कि ये जो एक पुरस्रार किस्म का यहाँ से जाना बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का, और बाकी सारा मैदान में आप लोगों को छोड़ दें और फिर आप चले जाएँ यहाँ से, और फिर बुशरा बीबी जो हैं वो के पहुँच जाती हैं। मतलब कि जो उमर अयूब हैं उनके घर से वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसमें भी बुशरा बीबी सामने नहीं आती। फिर मरियम भट्टू इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो इस वक्त हब से बेजा में हैं अली अमीन गंडापुर के। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस कमिंग आउट ऑफ पीटीआई। इनकी जो इनसाइड एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जानने वाली नवीद सिद्दीकी साहब, कि क्या इस धरने ने इम्पैक्ट किया? क्या इस धरने ने हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया? क्या सिर्फ रिट कायम करना ही सारा कुछ था जो मौसे नकी, या ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, अदर दैन द कन्फ्लिक्ट इनसाइड पीटीआई। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। हिला के तो रख दिए गवर्नमेंट, इतने इकदाम उन्होंने उठाए हैं। और ये चीज़ भी शुरू हुई है, काफ़ी लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। हलाकतों की बात में हम नहीं जाते, ज़ाहिर वो एग्जैजरेटेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम रिपोर्टेडली कह सकते हैं ना, जो बीबीसी ने कहा, और पीटीआई खुद क्लेम कर रही है कि हमारे टोटल 12 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो हम एटलीस्ट उनकी बात तो करेंगे ना। क्या उन 12 के ऊपर गोली चलाना जस्टिफाइड था? एक के ऊपर भी नहीं, एक के ऊपर भी नहीं था। और यही बात लोग कर रहे हैं कि क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं है, इतनी कैपेबल नहीं है टू पीसफुली हैंडल और डिस्पर्स द प्रोटेस्टर्स। ऐसे ही है, ये चीज़ के ऊपर है ना हमारी ये चीज़ है, बॉर्डर पे नहीं है, कहीं और नहीं है, मगर इससे हालात बहुत ख़राब हुए। मगर क्या वही बात मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि क्या पीटीआई को नुकसान पहुंचा है इससे? यानी हालांकि ये नुकसान जो मैंने देखा है कि इन फाइटिंग शुरू हो गई है, बुशरा बीबी के ऊपर शुरू में बात हो रही थी, मगर अब खामोशी हो गई है, मगर आपस में तमाम लीडरान फंस पड़े हैं। वो ये महर शराफत और अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो आई है उसके बाद ज़्यादा जो है इस चीज़ पे ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं आप। वही बताएं कि महर शराफत कौन है और ये क्यों इतनी गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस वजह से नहीं कि पीटीआई नाकाम हो गई है, पीटीआई में उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया, और ये तब बढ़ा है जब इनको हिदायत थी कि ये वाला मार्च भी जो है वो आपने ख़राब करना है, फ्लॉप करना है। इनका मूड भी यही था। आप देख रहे थे कि पूरे मार्च में बुशरा बीबी आगे आगे थी और ये पीछे थे। तो जिस वक्त अच्छा ये जो अली अमीन गंडापुर और महर शराफत के बीच में लड़ाई है, ये सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पे नहीं है स्टार्ट हुई, ये शुरू हुई है 25 नवंबर 26 नंबर पे, जिस वक्त ये पहुंच गया हुआ था काफ़िला बुशरा बीबी का, और ठीक आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर कह लें पहले रुका हुआ था अली अमीन गंडापुर का काफ़िला, जो कि प्रोटोकॉल के साथ था। ठीक है, तो अब महर शराफत साहब जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के उधर, गाड़ियाँ शाड़ियाँ जहाँ खड़ी हुई थी, तो वहाँ पूछते हैं कि भाई किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? बुशरा बीबी 26 नंबर पे खड़ी हैं, आपका वेट कर रही हैं। तो वहाँ से जनाब ने 6 घंटे लगा दिए, और आपने वो वाले विजुअल्स भी देखे होंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी के ऊपर कारकुनान चढ़े हुए हैं और गाड़ी को मार रहे हैं ज़ोर ज़ोर से कि चलो चलो, उसे कह रहे हैं
कोई पठान उन्हें कह रहे हैं कि जी आप अपनी मूछें कटवा लो, तुम जो हो तुमने हमारी नाक कटवा दी है, तुम ये तीसरी मर्तबा मिस ये सारी हुआ है चीज़ें जनाब अली अली की अमीन तरफ से। गंडापुर साहब और उनके लोगों का ये समझना है कि वो जो हमला करवाया था वो महर शराफत ने करवाया था, वो लोग सारे उसके लोग थे, महर शराफत के। तो बाद में कहीं टिकटॉक उनके सामने आ गई, वीडियो उनके सामने रखी कि ये देखें जी ये महर शराफत आपके ऊपर हमला करवा रहा है। तो महर शराफत को फिर कॉल की अली अमीन गंडापुर ने और फिर धमकियां देनी शुरू कर दी। और ये कोई एक कॉल नहीं है नवीद सिद्दीकी साहब, 4 से 5 कॉल्स के अंदर इसी तरह की तल्ख बातों का तबादला हुआ, जिसमें मैं हैरान इस बात पे था। 2 चीज़ों पे मैं हैरान हूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान रियाज़ ख़ान जिनको वो अपना बहुत अच्छा दोस्त कहते हैं उनको गालियाँ निकाली और बड़ी बेहुदा बात की उनके हवाले से। और महर शराफत को तो गालियाँ निकाली, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस वक्त ये उनकी वीडियो या ऑडियो लीक हुई तो इसको टेलीविज़न चैनल्स पे क्यों नहीं चलाया गया। मेरे लिए जो अलार्म था ना कि अगर तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, अली अमीन गंडापुर साहब की हाथ के ऑपोजिशन की हाथ में लग गई भाई कोई चीज़, लगा दो टेलीविज़न पे चला दो। बुशरा बीबी की तो हर चीज़ चलाते हैं टेलीविज़न पे, अली अमीन गंडापुर साहब की ये ऑडियो क्यों नहीं चलाई गई। अली अमीन गंडापुर साहब से रिलेटेड जिसमें वो गालियाँ निकाल रहे हैं अपनी ही पार्टी के किसी एक अहम लीडर जिसका ताल्लुक़ पंजाब से है। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या कोई फेवर्स हैं, इस पे यह सवाल उठता है कि लोग जो हैं वो सवाल उठाते हैं कि फिर इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई ख़ास ताकतें हैं। अच्छा, वो आपको पता होगा, वो जो बाद में बताइएगा, आपको अंदर के बंदे हैं। अच्छा, पीटीआई के ख़िलाफ़ टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि देखें माजी में देखा नेप नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई, एमक्यूएम बैन, एमक्यूएम पाकिस्तान बनी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी। उस तरह ज़ियाउल हक के दौर में काफ़ी पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदियाँ लगी। अब अगर ये होता है तो फिर कैसे देखते हैं सूरत हाल, वाकई बैन लगने जा रहा है अंदर की खबर आपके पास? नवीद भाई 2 चीज़ें हैं, ये बैन भी नहीं लगा सकते और ये जो ये बात कर रहे हैं ना केपीके के अंदर इन्होंने गवर्नर राज लगाना है, ये वो भी नहीं लगा सकते। दोनों चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस इनके सामने हैं, इनको पता चल चुका है कि हमारे जो साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी है और दीगर पार्टियाँ हैं वो हमारा साथ नहीं देंगी इसमें। अगर देंगी तो वो मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को उसी लेवल पे उस जगह लाकर खड़ा कर देंगी जिस जगह पे जरदारी साहब ने आज से कुछ अरसा पहले नवाज शरीफ साहब को खड़ा कर दिया था। इस वक्त नून लीग के स्टेक पे कुछ भी नहीं रहा, 0%। पंजाब में वो फारिग हो गई है और अब इस्टेब्लिशमेंट, अब इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हल्का सा पीछे से हाथ हटाया तो नून लीग धड़म से गिर जाएगी और उसका कोई स्टेक नहीं रहेगा। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन में वो पीटीआई को बैन लगाने के लिए तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। हाँ, या अगर सियासी खुदकुशी करना चाहते हैं तो वो कर लें, जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप देख लें कि 26 नवंबर को इन्होंने क्या किया। खुदकुशी नहीं, खुदकुशी ये खुदकुशा किया है इन्होंने बेसिकली अपने साथ। और ये मोहसिन नकवी साहब की मर्ज़ी थी या पता नहीं किसकी मर्ज़ी थी कि आखिरी वक्त पे इन्होंने ऑपरेशन का फ़ैसला किया और उसमें इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया। मिनिस्टर्स तक को नहीं पता था कि ऑपरेशन होना है। अच्छा, और इतना ब्रूटल होना है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ज़ाहिर है, अब इन्वेस्टमेंट अगर लेके आनी है, हालात ठीक करने हैं तो फिर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो कोई गैप ब्रिज होते नज़र आ रहा है आपको? देखिए, मैं सिर्फ राब्तों की हद तक ही बता सकता हूँ नवीद भाई, क्योंकि राब्ता तब भी हुआ था जब लॉन्ग मार्च वहाँ से शुरू हुआ है। 23, 24, 25 राब्ते हुए, अहम मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से और एक उस अहम शख्सियत का ताल्लुक़ पार्लियामेंट से है, सेनेट से है और साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर थे वो खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे। अब वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनकी मुलाकात करवाई गई इमरान खान साहब से और उन्होंने पैगाम दिया आर्मी चीफ साहब का इमरान खान साहब को, और वही पैगाम आज वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू करते हुए अलीमा खान ने दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये पैगाम भिजवाया था कि या तो आप 10 दिन बाद डी चौक पर जो आपकी ख्वाहिश है धरने की आप वो कर लीजिएगा, या फिर आप जो है वो संजानी के मकाम पे आप धरना कर लें। ये वाली बात ज़रूर हुई, मगर ये कि खान साहब के जो अहकामात जो हैं वो नज़रअंदाज हुए हैं, ये बात तो कंफर्म है, ज़ाहिर है। नहीं, लेकिन उसकी वजह से नहीं किया, मिस इंटरप्रेट किया गया है। इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हुई थी, खान साहब थे और एक और फरीक था, दोनों फरीकैन के बीच में जब कम्युनिकेशन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती गई। इवन इस ऑप्शन तक भी गौर कर लिया गया था, खान साहब रेडी थे
कि एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया जाए। अली मीन गंडापुर ने ये तजवीज़ पेश की थी, इतला दी है, ज़रा ये कहते हैं कि आप एक वीडियो पैगाम दे दें इमरान खान, उसके बाद जो है वो जो धरना है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा संजानी, और फिर जो है वो बातचीत का आगाज़ हो सकेगा। ये थी तजवीज़, लेकिन इस पे मुझे नहीं पता अमल क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब अगर बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो बात चल रही है, तो मेरे नहीं ऐसी कोई इतला, लेकिन बात चल रही थी, बातचीत शुरू कहीं ना कहीं से हुई थी, जो कि अब दोबारा जो है वो मुनक़ते हो गई है। अब पता नहीं कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट दोबारा बातचीत का आगाज़ कब करते हैं। जी, सलमान दुरानी की बातें आपने सुनी और हमारी भी इतलात ये हैं कि फ़िलहाल स्टैंड स्टिल है, डेड लॉक है, और उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द क्लाइमेक्स के बाद कुछ हालात नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, मगर फ़िलहाल खामोशी है। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।